Hello students. So today we will study next chapter, a very short chapter, that is gravitation. आपने 9th क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा ग्रेविटेशन के बारे में, थोड़ा और उसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ेंगे हम ग्रेविटेशन का. So what is gravitation? Gravitation, what is gravitation? और आप बोलते हैं एक वर्ड ग्रेविटी. ग्रेविटेशन है क्या? आप सबको पता होगा ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ठीक है, जिससे पूरा यूनिवर्स आपस में जुड़ा हुआ है. सो ग्रेविटेशन इज अ फोर्स विद विच एवरी टू बॉडीज इन दिस यूनिवर्स attract each other. So it is a force of attraction. Basically gravitation is the force of attraction between any two bodies in this universe. It is a force of attraction between any two bodies in this universe. इस यूनिवर्स में force of attraction किसी भी दो बॉडीज में, ठीक है, that is gravitation. And what is gravity? जब हम gravity बोलते हैं, so we relate it to the earth. So force of attraction between any object on the surface of earth, between any two objects on the surface of earth. जब हम अर्थ पे बात करते हैं तो हम ग्रेविटेशन तो एक यूनिवर्सल वर्ड है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी भी दो बॉडीज में, हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स, विद द वीकेस्ट फोर्स. ये क्या है? वीकेस्ट फोर्स है. दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है. स्टार्टिंग में चैप्टर 1 में 4 तरह का फोर्स पढ़ा था हमने. स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वीक फोर्स से भी एक वीकेस्ट एक फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है. बहुत लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, बहुत लॉन्ग रेंज की फोर्स है. पूरा सोलर सिस्टम, अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी वो रिवॉल्व कर रहे हैं. मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, तभी मून अर्थ के अबाउंड रोटेट करता है. क्लियर? सो ग्रेविटेशन वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स. ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन द एनी टू बॉडीज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और जब हम अर्थ की बात करते हैं तो उसका नाम लेते हैं ग्रेविटी. इसमें क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. So what is Newton's law of gravitation? Newton's law of gravitation में आपने पढ़ा होगा, suppose I have two bodies of mass m1 and m2 and r is the distance between them. So this body will exert a force on this body and attract it. So this is force on A due to B. इस डायरेक्शन में होगी क्योंकि ये बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, ये बॉडी भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी. सो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. क्लियर? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए. सो इसके और इसके बीच में पोजीशन वेक्टर की बात करें अगर, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी में पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r12 and from B to A position vector is given by r21. This is r12, this is r21. Clear? So एक दूसरे को बॉडी अट्रैक्ट करते हैं. So consider two bodies of mass m1 and m2. दो बॉडीज हैं and r is the distance between them. So what Newton's law of gravitation says that force of gravitation is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them. यही बताया था, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा. Force of gravitation is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the distance between them. मतलब जितना ज्यादा मास है उतनी ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, जितना दूर है वो दोनों मास उतना कम है ग्रेविटेशनल फोर्स. जितना पास है r कम है तो Fg क्या होगा? ज्यादा. सो ग्रेविटेशनल फोर्स करेंगे इस
प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है हमारे पास, दैट इज कैपिटल जी. एंड व्हाट इज कैपिटल जी? दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11. कितनी वैल्यू होती है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की? 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11. साथ में क्या लिखते हैं हमेशा? यूनिट्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ठीक है, यहाँ जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आर को इधर ले जाएंगे, m1 m2 को डिनोमिनेटर. तो फोर्स न्यूटन में, आर साथ में मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय केजी इनवर्स, डिवाइड बाय केजी, या फिर न्यूमरेटर में ही क्या लिखेंगे? केजी इनवर्स. सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन. एसआई यूनिट है, सीजीएस यूनिट होगी तो क्या होगी? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इनवर्स. ठीक है, ये एसआई यूनिट थी और वो क्या होगी? सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा? इसको कन्वर्ट करेंगे तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 हो जाएगा. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर? सो जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. अब इतना आपने पढ़ा था. अब अगर वेक्टर की बात करें, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज, सॉरी यहां हम लिखते हैं मास ऑफ ए एंड मास ऑफ m1 m2 लिखा है मैंने. चलिए यहाँ m1 एंड m2. सो दिस इज g m1 m2 डिवाइड बाय r12. r12 स्क्वायर, या यहाँ तो r स्क्वायर ही रहने दो, ये तो मैग्नीट्यूड है. साथ में क्या आएगा? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी. यहां पर आप 1 2 जहां मैंने लिखा है वहां ए बी भी लिख सकते हैं. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ 1, ये 2, दो पार्टिकल हैं, F1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. यहां भी कर देते हैं हम 1 2 2 2 1. क्लियर? So force on 1 due to 2 is g m1 m2 by r square into r1 2. That is a vector quantity. Force on 2 due to 1 is g m1 m2 by r square. This is magnitude. This remains same. And this is r2 1. Force on 2 due to 1. And we know r12 is negative of r21. r12 is negative of r21. So f12 is negative of f21. So एक और प्रॉपर्टी इस फोर्स की क्या? दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट इज द वीकेस्ट फोर्स. इट इज वेरी range force, very long range force, obeys third law. One more, it is conservative force. ये कंजर्वेटिव फोर्स भी होती है प्रॉपर्टी. वन मोर, इसको कोई इंटरमीडिएट मीडियम नहीं चाहिए होता है. डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, या हम ऐसे बोलेंगे डू नॉट चेंज विद एनी मीडियम. डू नॉट चेंज विद एनी मीडियम. कोई भी मीडियम हो, वाटर हो, एयर हो, ठीक है ना, कहीं भी हो, कोई भी कैसे भी ऑब्जेक्ट्स रखे हो, कहीं पर भी इसके बीच में कुछ भी मीडियम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सेम रहती है. क्लियर? सो दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इतना आपने पढ़ा था एफ जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बट आपने उसका वेक्टर एस्पेक्ट नहीं पढ़ा था, स्केलर एस्पेक्ट पढ़ा था. ठीक है, तो ग्रेविटेशन और उसकी प्रॉपर्टीज. अब आपने एक और टर्म पढ़ा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सबको ही याद होगा, क्लास 9 में पढ़ा था एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अगर मैं इस मार्कर को गिराऊं तो ये कहां जाएगा? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा. मार्कर अर्थ क्या कर रही है? मार्कर पे फोर्स लगा रही है. कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. मार्कर भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, बट क्या है, अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, मार्कर का कम है, इसलिए मार्कर अर्थ की तरफ मूव करता है, अर्थ मार्कर की तरफ मूव नहीं करती. क्लियर?
तो मार्कर जिस एक्सीलरेशन से अर्थ की तरफ मूव कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज डिनोटेड बाय जी, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पढ़ा था आपने सबने, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, इतनी होती है, मतलब अर्थ के आसपास, ठीक है ना, अर्थ सरफेस, सपोज ये अर्थ है, अर्थ वैसे क्या होता है एक्चुअली में पूरा स्फेरिकल नहीं होता, अर्थ कैसे होता है, एलिप्टिकल होता है, एलिप्टिकल होता है ना, तो अर्थ के, ये अर्थ का रेडियस है, तो अर्थ के आसपास एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है जी। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होता रहता है, और ऐसे ही अगर अर्थ के अंदर जाते हैं तो भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता रहता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सो दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था वेट, व्हाट इज वेट, वेट बेसिकली होता क्या है, मास और वेट पढ़ा था ना आपने, मास एक मेजर है किसी भी बॉडी का, वेट क्या है, वेट बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, ग्रेविटी जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है दैट बिकम्स इट्स वेट, एंड व्हाट इज वेट, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इज m इनटू g, पढ़ा है आपने ये भी, क्लियर, वेट भी पढ़ा है आपने, जी भी, ठीक है। तो एक ये वेट क्या है बेसिकली, ये भी फोर्स है m इंटू जी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स पढ़ा है क्या, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्लियर, g m1 m2, ये जो m है, ये जो m है ये किसका है, किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा ना, किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा। तो सपोज अभी हम ऐसे देखते हैं कि हमारे पास एक अर्थ सरफेस है और यहां कोई बॉडी रखी है, अर्थ का मास है कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ME लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ, RE इज द रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज द मास ऑफ दैट बॉडी जिसपे अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो वेट ऑफ बॉडी क्या होगा इसका, mg, वेट ऑफ बॉडी mg होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से कितना होगा, g m, दो मास है, एक स्मॉल m और एक कैपिटल M, डिवाइड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, अब ये डिस्टेंस बहुत कम है, रेडियस ऑफ अर्थ बहुत बड़ा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, अप्रोक्सीमेट RE होगा। ये m का है, ऑलमोस्ट अर्थ सरफेस के, ऐसे लगाओ कि बिल्कुल अर्थ सरफेस के पास है, ठीक है ना, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर का मास कितना है m, ये मार्कर मैंने यहां रखा है, क्लियर, तो मार्कर पे वेट कितना लग रहा है mg, वेट मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना लग रहा है mg, और न्यूटन्स थर्ड लॉ से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है, जब मैं कंपेयर करूंगा या कंपेयर करेंगे, या ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, ये भी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, इन दोनों को इक्वल करूंगा तो क्या होगा, GMME बाय RE स्क्वायर इज इक्वल टू mg, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से g की वैल्यू निकल गई है, और g की वैल्यू कितनी आई, कैपिटल G कैपिटल ME अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है यहां से, इसको ध्यान से देखो क्या कंसेप्ट है, इस जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये, इसके बीच में जो सिंबल्स हैं, G यूनिवर्सल कांस्टेंट दैट इज कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, तो ये बॉडी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, मैं इस मार्कर को गिराऊं या इस डस्टर को गिराऊं, मार्कर या डस्टर दोनों सेम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करेंगे, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं करती, G डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, G डिपेंड्स ऑन प्लैनेट, क्लास 9 में पढ़ा था, वैल्यू ऑफ G मून पे कितनी होती है, G ऑन मून इज 1/6 दैट ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, पढ़ा था या ऐसे पढ़ा होगा, अगर mm से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट ऑन मून इन 1/6 टाइम वेट ऑफ अर्थ, है ना, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे अर्थ पे लगा, मतलब वो प्लैनेट पे डिपेंड करती है,
ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ऑब्जेक्ट में डस्टर को गिराऊं या इस मार्कर को गिराऊं या इस पेन को गिराऊं, सबके लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे कितनी होगी 9.8। इसमें वैल्यूज डालोगे मास ऑफ अर्थ की और रेडियस ऑफ अर्थ की, तो आपका आंसर यही आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल्स में इन जनरल इसको क्या ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज gm/r स्क्वायर। दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है हाइट के साथ, जैसे जैसे ऊपर जाए और जैसे नीचे जाए डेप्थ के साथ। सो हमने वेरिएशन पढ़ना है, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। आज हम इस लेक्चर में यही पढ़ेंगे, हाइट के साथ कैसे वेरिएशन होती है, जी की डेप्थ के साथ कैसे होती है, और उसकी अर्थ की शेप के साथ कैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मैटर करती है। अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो रहा है हाइट के साथ, दैट मींस वेट चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, तो वेट भी हमारा कम होता रहता है। तभी स्पेस में जब हम बहुत दूर चले जाते हैं वेटलेसनेस कंडीशन आ जाती है, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, वी नो जी एट सरफेस ऑफ अर्थ, सपोज यहां मैंने एस लिख दिया, जी क्या है एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे जी की वैल्यू कितनी है, जी एम मास ऑफ अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक। यहां हम बना लेते हैं, ये अर्थ है, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, सपोज ये पॉइंट है, ये h डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट, यहां पर g की वैल्यू है जी एच, इसके सबस्क्रिप्ट में है ये, इसकी वैल्यू है जी एच। तो हमने देखना है इस हाइट पे जी की वैल्यू कितनी हुई, हाइट जितनी भी हो बट ये r से कम है, ठीक है, इस रेडियस से तो कम ही है, रेडियस अर्थ का तो बहुत ज्यादा है, इस रेडियस से कम है यही हाइट h। इस पॉइंट का टोटल सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया r प्लस h, क्लियर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अर्थ सरफेस पे पड़ा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उसका gm/r स्क्वायर, क्लियर। तो इसको जब हम लिखते हैं तो उसको सिंपल g लिखते हैं जो हम अर्थ की बात करते हैं, क्लियर। एट हाइट h पे g की वैल्यू क्या होगी, gh कितनी होगी gm/, अब r कितना है, ये r कितना हो गया, ये जो r है ये कितना हो गया r प्लस h स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है ना। जैसे इस पूरी अर्थ का मास इस पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड है, तो जितना फोर्स लग रहा है वो इसके और इस पॉइंट के बीच में लग रहा है, यही तो पढ़ा था रोटेशन चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास में, है ना। तो gh कितना है gm/r प्लस h स्क्वायर, क्लियर। इन दोनों को, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 2, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, gh/g अगर मैं फाइंड आउट करूं तो gh/g कितना आएगा gm/r प्लस h स्क्वायर, डिवाइड करके यहां नीचे आएगा gm डिवाइड बाय r स्क्वायर, g का वो ऊपर चला जाएगा, gm से gm कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा r स्क्वायर, और नीचे r प्लस h स्क्वायर है ना, इसमें से r स्क्वायर, r बाहर कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर कॉमन आएगा, स्क्वायर से r कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर 1 प्लस h/r स्क्वायर। इससे ये समझ आया स्टेप, मैंने क्या किया, r कॉमन लिया, यहाँ स्क्वायर है तो r स्क्वायर बाहर आ जाएगा अंदर, 1 r की जगह 1 प्लस h/r, क्योंकि यहाँ r तो नहीं है स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 1/1 प्लस h/r स्क्वायर और 1 प्लस h/r टू द पावर -2। अब जो हमने मैथमेटिकल टूल्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, आपने पढ़े होंगे मैथमेटिकल टूल, उसमें क्या था 1 प्लस एक्स टू द पावर n, और ये x क्या है, लेस है, h लेस देन r है ना, तो ये क्या कर देंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे इसमें, जो कि फर्स्ट टर्म से आगे की टर्म तो नेग्लेक्ट हो जाएंगी, तो ये 2 आगे आ जाएगा, 1 प्लस nx, यही पढ़ा था ना, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज 1 प्लस nx, आगे भी होता है बट वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो 1 -2 है तो प्लस की जगह -2, ये क्लियर।
यही है और तो कुछ नहीं है। वाई? बिकॉज h इज लेस देन r। h क्या है? r से छोटा है। तो gh बाई g ये आ गया। एक तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रेशियो ऑफ g विद हाइट टू डेप्थ। 1 माइनस है तो ऑब्वियसली gh की वैल्यू कम है, ऊपर जाते हो हाइट कम है। और इसको क्या लिख सकते हैं? gh इज g 1 माइनस 2h बाई r। और इसको और एक्सपेंड करेंगे तो g 1 माइनस 2gh बाई r। ठीक है, यहां से इसको इधर ले आओ, शफल कर दो तो ये कितना होगा? g माइनस gh इज 2gh बाई r। ये क्या है? चेंज इन वैल्यू ऑफ g। g की वैल्यू में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया g की वैल्यू में? g माइनस gh इज 2gh बाई r। तो ये कम हो गया ना, पहले g था उससे कम है, नेगेटिव साइन है, तो ऊपर हाइट पे जैसे जैसे जाते हैं g की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो ये कितना है? चेंज इन वैल्यू ऑफ g। अगर इसमें जो ये चेंज इन वैल्यू ऑफ g है, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें किससे? 100 से। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये तो होगा चेंज इन वैल्यू ऑफ g। अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है g की वैल्यू में, g की वैल्यू में मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज निकालना है g की वैल्यू में, तो क्या आएगा? परसेंटेज चेंज। इस g को नीचे ले जाऊंगा तो कितना आएगा? 2h बाय r। परसेंटेज क्या होता है? फाइनल माइनस चेंज, g माइनस gh डिवाइड बाय g मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 2h बाय r मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये क्या आ गया? दिस इज परसेंटेज चेंज इन g। परसेंटेज चेंज इन g आ गया ना, g माइनस gh डिवाइड बाय 100 इज 2h by r multiplied by 100। तो दिस इज परसेंटेज चेंज इन g। दिस इज g चेंज इन g। जो g था सरफेस पे माइनस gh हाइट पे डिवाइड बाय g सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू 2h by r। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये कि हाइट के साथ क्या होता है? हाइट के साथ वैल्यू चेंज होती है किसकी? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। और ये है, अगर इसको मास से मल्टीप्लाई कर दें mg माइनस mgh तो ये कितना बचेगा? 2mgh बाय r। तो ये क्या हो जाएगा? वेट ऑन अर्थ सरफेस माइनस वेट एट हाइट h, यही होगा ना, मास से मल्टीप्लाई कर दे इज इक्वल टू mgh बाय r। तो जैसे जैसे g की वैल्यू कम होती है ऊपर जाते हुए, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे g की वैल्यू कम होगी और ऑब्जेक्ट का वेट भी कम होगा। क्लियर? तो हाउ दिस इज हाउ g वेरीज विद हाइट। हाइट के साथ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वेरी करता है। क्लियर? ये तो था हाइट के साथ वेरिएशन। सेम बहुत इजी डेरिवेशन है, वेरिएशन ऑफ g विद डेप्थ। डेप्थ के साथ जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, ये अर्थ सरफेस है, ये r रेडियस है। क्लियर? ये r रेडियस है। सपोज मैं यहां से इतना अंदर गया d डिस्टेंस पे। ठीक है, कितना अंदर गया? इस d डिस्टेंस पे यहां अंदर गया। ये सारा अर्थ है, रेडियस d डिस्टेंस पे। क्लियर? अब डेप्थ के साथ कैसे g की वैल्यू चेंज होती है? डेप्थ के साथ भी g डिक्रीज करता है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले एक न्यूटन्स शेल थ्योरम होती है। क्या होता है? न्यूटन्स शेल थ्योरम। न्यूटन शेल थ्योरम क्या होती है कि सपोज अर्थ सरफेस है ये, ठीक है, ये अर्थ है, या कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट है, मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां बाहर पड़ा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटी का, वो इस पूरे मास की वजह से लगेगा। ऐसा ही तो होता है, ऐसे ही होता है ना, ये ऑब्जेक्ट पे पूरी मास की वजह से फोर्स लगेगा। क्लियर? अगर ये ऑब्जेक्ट कहीं अंदर रखा है तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट कहीं अंदर लगा है तो इस पे कितना फोर्स लगेगा? इस पे फोर्स लगेगा बाहर वाले, मतलब यहां से अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका जो ये बाहर वाला मास है, ये वाला, इसकी वजह से इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो
0 लगेगा। इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इस अंदर वाले मास की वजह से, बस उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, मतलब जब हम डेप्थ में आते हैं तो अगर मेरी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा है, ऑब्जेक्ट में नीचे ले आया, यहां से डेप्थ में ले आया कोई ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट पे जी की वैल्यू यहां क्या है, सपोज जीडी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले आउटर मास की वजह से कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, आउटर मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ठीक है, जो उसके अंदर है ना, सेंटर से, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल बनाओ, जो इसके नीचे मास है सेंटर तक, उसकी वजह से बस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, जिसकी वजह से यहां उसकी वैल्यू होती है जीडी, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये न्यूटन शेल थ्योरम में बताया हुआ है कि कोई भी मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बाहर वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर अगर ऑब्जेक्ट है तो उस पे उसके आउटर मास की वजह से कोई फोर्स नहीं लगता, फोर्स लगता है उसके जो आगे और इनर मास है, उसके सेंटर से पहले जो इनर मास है उसकी वजह से फोर्स लगता है। क्लियर, यही वाला कंसेप्ट हमें यहाँ यूज करना है। ठीक, तभी मैंने यहां बोला डी, तो ये जो बाहर वाला मास है इसका कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस अंदर वाले मास का। सपोज अर्थ की डेंसिटी है रो, m इज द मास ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो। क्लियर, सो g एट सरफेस, g एट अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस में g की वैल्यू कितनी होती है, gm बाई आर स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, g एट डिस्टेंस d, अर्थ सरफेस पे d डिस्टेंस पे जाओ तो gd की वैल्यू कितनी होती है, gm अपॉन, अब यहां पर यही गलती होती है, यहां क्या लिखते हैं हम, d लिख देते हैं, अरे d नहीं है। न्यूटन शेल थ्योरम कहता है कि आउटर मास की वजह से GH होता ही नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन 0 होता है। किसकी वजह से होता है, इनर मास की वजह से। तो ये R है पूरा, ये D है, ये पूरा R है और D है, तो ये अंदर वाले मास की वजह से हमने निकालना है। व्हाट इज दिस, दिस इज R माइनस D, और इस R माइनस D की वजह से ही ये जो अंदर है ये R माइनस D, इसकी वजह से ही इस पे फोर्स लगता है। दैट इज न्यूटन्स शेल थ्योरम। सो GM बाय R माइनस D स्क्वायर, दिस इज GM बाय R माइनस D स्क्वायर। बट बस इसीलिए ये न्यूटन्स शेल थ्योरम बताया था। यहाँ D स्क्वायर नहीं आएगा, D स्क्वायर क्या है, बाहर वाला मास, इसकी वजह से यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रहा, इस अंदर वाले मास की वजह से लग रहा है, क्योंकि इस अंदर वाले मास के लिए तो ये आउटर मास का काम करेगा ना, ऐसा। क्लियर, सो डिवाइड करेंगे, सेम GD बाई G करेंगे तो कितना आएगा, GM बाई R माइनस D स्क्वायर, और यहां कितना आ जाएगा, GM बाई R स्क्वायर। क्लियर, तो एक बार डायग्राम में देखो, कहां पर, जहां पर हमारे को डेप्थ बताया है, जितना डेप्थ है। क्लियर, इसको, इस स्टेप को करने से पहले एक और स्टेप करते हैं हम। अब ये डेप्थ में मैं m नहीं लिख सकता, ठीक है, देखो मैंने भी यहां गलती करी, डेप्थ में मैं ये m नहीं लिख सकता, ये m डैश है। क्यों m डैश है, मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी, यही होता है ना मास। सो मास अर्थ सरफेस पे m कितना हुआ, वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, यही वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इंटू डेंसिटी कितना है रो। डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है पूरी अर्थ की, पूरी अर्थ में डेंसिटी तो यूनिफॉर्म है ये, बट मास अंदर क्या होगा, उस इस ऑब्जेक्ट के अंदर वाले, इसका मास क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज है ना, वॉल्यूम कितना है, इतना है ना, तो यहां मास में m नहीं लिख सकता, ये कुछ m प्राइम है मास। क्लियर, यहां गलती होती है, यहां गलती नहीं करनी है, m डैश मास है, m सेम नहीं है, क्योंकि हम इतना सा पार्ट ले रहे हैं, इतने पार्ट की वॉल्यूम इतनी है, डेंसिटी सेम है, इतना वॉल्यूम है और डेंसिटी सेम है। तो अब अगर मैं यहां मास की वैल्यू पुट करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ मास इन G एंड GD, G और GD में मैं मास की वैल्यू पुट करूंगा तो G की वैल्यू कितनी आएगी, G की वैल्यू आएगी G बाई आर स्क्वायर, और मास कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो।
तो ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसल, तो क्या बचेगा जी बचेगा 4/3 जी आर रो, ये बचेगा 4/3 जी आर रो। ऐसे ही जीडी में एंटर करूंगा, एम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, तो जीडी में भी कितना बचेगा आर माइनस डी स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा वहां आर माइनस डी, एक पाई भी रहेगा है ना, ये पाई भी रह जाएगा इंटू रो, क्यूब स्क्वायर कैंसिल, जी डी। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जी डी बाई जी, ठीक है। यहां क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि ये मास एम और एम सेम नहीं है, एम चेंज है अंदर वाला, इसका वॉल्यूम चेंज है तो इसका मास सेम चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज है, डेंसिटी सेम है सबकी। तो जी डी बाई जी कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर जी, 4/3 पाई आर जी, जो ये वाली टर्म है ये तो टर्म कैंसिल हो जाएगी, रो भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आर माइनस डी बाई आर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं जी डी बाई जी, इसको हम 1 माइनस डी बाई आर भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको जी डी इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी। दैट मीन्स ये जो जी डी है ये डेप्थ के साथ डिक्रीज हो रहा है, कितने फैक्टर से, इतने फैक्टर से, 1 माइनस डी बाई आर वाले फैक्टर से। क्लियर, इसमें भी सेम निकाल सकते हैं, जी माइनस जी डी कितना आ जाएगा डी बाई आर इंटू जी डी बाई आर। अगर इसमें परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो जी माइनस जी डी डिवाइड बाय जी, ये जी यहां से इधर ले जाएंगे, दैट इज इक्वल टू डी बाय आर। तो ये कितना आ गया चेंज इन जी, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो क्या आएगा परसेंटेज चेंज इन जी। तो डेप्थ के साथ भी जी की वैल्यू क्या हुई रिड्यूस हुई, डेप्थ के साथ भी क्या हुई जी की वैल्यू रिड्यूस हुई। क्लियर, तो हाइट और डेप्थ में दोनों में जब हम अर्थ सरफेस से चाहे हाइट पे चले जाएं या डेप्थ पे चले जाएं जी की वैल्यू कम होती है। क्लियर, सो मैंने दो रिलेशन पढ़े, जी एच इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर इंटू जी, और जी डी इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी। ठीक है, सो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन जी एंड एच व्हेन जी, रिलेशन बिटवीन डी एंड एच, डेप्थ और हाइट के बीच में क्या रिलेशन होगा व्हेन जी एच इज इक्वल टू जी डी। मतलब जब जी एच और जी डी सपोज इक्वल हैं, जितनी हाइट में हम गए जितनी हाइट डेप्थ में, कितनी हाइट और डेप्थ में क्या रिलेशन होगा, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे जी एच और जी डी को। सो 1 माइनस 2h बाय आर इंटू जी इज 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी। दिस गेट्स कैंसल, 1 गेट्स कैंसल, कितना हो जाएगा 2h बाय आर इक्वल टू डी बाय आर, तो d इक्वल टू 2h। तो gh और g कब इक्वल होंगे, जब जितनी हाइट पे हम गए हैं उससे डबल डेप्थ पे हम जाएं, तो gh और g, ये कभी 1 2 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, फाइंड द रिलेशन बिटवीन d and h व्हेन gh इक्वल टू gd, सो d इक्वल टू 2h। एक और बात यहाँ पर, सपोज एट सेंटर क्या होगा d इक्वल टू r, ये यहां तक आया हूं मैं, बिल्कुल सेंटर पे क्या होगा d कितना होगा r के इक्वल हो जाएगा, है ना, एट सेंटर d इक्वल टू r, तो gd कितना होगा 0। तो सेंटर पे बॉडी का वेट कितना होगा 0, क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 0। क्लियर, तो gd और gh के बीच में रिलेशन आ गया। जब हमने gh बाय g निकाला था तो हमारे पास आया था r प्लस एच स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ऐसा हमारे पास आया था r स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस एच स्क्वायर, है ना। सपोज r प्लस एच यहाँ हाइट पे क्या है, कुछ इसको स्मॉल r से डिनोट करता हूं, स्मॉल r स्क्वायर से, मतलब जो नया जो r प्लस एच है, नई हाइट है, स्मॉल r स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि जो g है gh बाई जी है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके r स्क्वायर के, मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है g की वैल्यू कम हो रही है।
क्लियर। और एक ये रिलेशन भी पढ़ा हमने, जी डी बाई जी क्या पढ़ा, आर माइनस डी बाई आर। व्हाट इज आर माइनस डी, से दिस इज स्मॉल आर, हमने इसको किसी स्मॉल आर से डिनोट कर दिया। इसका मतलब क्या है, ये जो जी डी बाई जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है ना। जी डी बाई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, और जी एच बाई जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या है, यहाँ जी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक है। आर या इसको या आप डी आर ही लिख लीजिए, चलो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन, मैक्सिमम एट सरफेस ऑफ अर्थ, और उसके बाद हाइट के साथ जाते हुए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस के बीच में क्या है, ये ग्राफ है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस आर के बीच में, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डिस्टेंस आर, यहाँ क्या है आर इक्वल टू आर, सरफेस ऑफ अर्थ में मैक्सिमम, सेंटर पे अर्थ पे जब जीरो होता है यहाँ आर इक्वल टू आर, यहाँ पर जीरो हो जाएगा जब ये स्मॉल आर की वैल्यू जीरो है ना, यहाँ जब जीरो हो जाएगा तो कितना है, जी की वैल्यू जीरो। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ से यहाँ जाने में मैक्सिमम सरफेस पे, उसके बाद फिर से इस प्रिंसिपल से, इस प्रोपोर्शनैलिटी से जी की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ भी। तो हमने यहां पर क्या पढ़ा, वेरिएशन पढ़ा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट और डेप्थ के साथ, ठीक है। हाइट और डेप्थ के साथ क्या पढ़ा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन। एक और छोटा सा कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, वेरिएशन ऑफ जी विद शेप ऑफ अर्थ। अर्थ की शेप के साथ जी का वेरिएशन क्या है, अर्थ की शेप के साथ जी का वेरिएशन क्या है। अब अर्थ परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, अर्थ क्या है, एलिप्टिकल है, ठीक है। एलिप्टिकल है तो जो उसका ये इक्वेटोरियल रेडियस है, इक्वेटोरियल रेडियस इक्वेटर पे, दैट इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस, दैट इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस। जी की वैल्यू हमने पढ़ा क्या होता है, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। दैट मीन्स जी डिस्टेंस के, रेडियस के, जो रेडियस है अर्थ का उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर के, ठीक है। बट एक्चुअल में स्फेरिकल नहीं होता, अर्थ कैसा होता है, एलिप्टिकल। एलिप्टिकल मतलब जो उसका इक्वेटर वाला रेडियस होता है वो ज्यादा होता है किससे, पोल्स वाले, यहाँ पोल है ये इक्वेटर है, पोलर रेडियस से ज्यादा होता है। जब ये इससे ज्यादा है दैट मीन्स जी कहां ज्यादा होगा, पोल पे ज्यादा होगा, इक्वेटर पे कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। सो जी कहां ज्यादा होगा, पोल्स पे। सो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1 मार्क क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, इज ग्रेटर एट पोल्स देन एट इक्वेटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर में कम होती है, पोल्स पे ज्यादा। तो कभी सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं इक्वेटर से पोल पे ले जा रहा हूं तो इस मार्कर का वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है। अगर जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है पोल्स पे जाके तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट की वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इक्वेटर से पोल्स पे जाते हुए वेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा ग्रेविटेशन का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा, उसका वेरिएशन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हाइट, due to depth, due to shape of earth. So this is all about today. If you have any doubt you can ask me. Thank you.